मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर गोइंग टू फिनिश बायोफार्मास्यूटिक्स टुडे। एक ही टॉपिक में हमारा बचा था, हमने बीए स्टडीज पिछली क्लास में किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोवेवर्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बायोवेवर्स में जो आईवीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 2 या 3 बार आ चुके हैं एंड कुछ क्वेश्चंस आपके एसएच बायोवेवर्स से एसोसिएटेड रहेंगे एंड देन देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बीसीएस। सो आपको ये 3-4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या वीडियो है? Mute, kindly mute your mics. So, first of all, what is BioWeber? See, आपने पिछली क्लास में जब बीए स्टडीज करा था, हमने कहा था कि बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंट स्टडीज तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपने ANDA फाइल करना है। अगर आपका जेनरिक प्रोडक्ट है एंड यू हैव टू जस्ट मेक श्योर, यू हैव टू जस्ट शो कि आपकी जो फॉर्मुलेशन है दैट इज बायोइक्विवेलेंट विद द रेफरेंस, है ना। जो आपका रेफरेंस लिस्टेड ड्रग है उससे बायोइक्विवेलेंट है, आपको बस इतना प्रूफ करना होता है एंड आपको अप्रूवल मिल जाता है इन द केस ऑफ, स्पेशली इन द केस ऑफ ANDA। लेकिन टू प्रूफ that my formulation is bioequivalent with the reference listed product, मुझे एक डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी जहां पे मुझे एक पॉपुलेशन एम्प्लॉय करनी पड़ेगी which will be acting as in one set and there will be another subset जिसको मैं टेस्ट ड्रग दूंगा और एक को मैं अपनी रेफरेंस ड्रग दूंगा, राइट। एंड देन अगर मुझे क्रॉस ओवर करना है तो फिर मैं वो सारा एक्सचेंज करूंगा, वो हमने देख लिया प्रोसीजर। अब वो जो BA स्टडीज है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है एंड रिसोर्स चाहे वो मनी हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी पॉपुलेशन को रखना पड़ता है और वो आपको अंडर द कंट्रोल्ड स्टेट रखना पड़ता है। तो अगर आप 2 हफ्ते की स्टडी सपोज कर रहे हो तो 2 हफ्ते के लिए वो आपके जो आपका सेट एरिया है वहीं पे वो रहेंगे, आपको उनको कंट्रोल्ड एरिया में ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू टेक सैंपल्स एंड ऑल। तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री चाहेगी कि कोई ऐसा प्रोसेस हो which is not that time consuming and secondly जहां पे जो रिसोर्स एम्प्लॉयमेंट है वो इतनी ज्यादा ना हो। तो बायोवेवर का मतलब क्या है? बायोवेवर, वेव जैसे वेव ऑफ कह देते हैं कि हमने ये टेक्स्ट था, हमने ये जो टेक्स्ट है वो वेव ऑफ कर दिया। तो बायोवेवर का मतलब क्या है? व्हेन BA-BE स्टडीज आर वेव्ड ऑफ, उसको कहते हैं बायोवेवर। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन व्हिच BA-BE स्टडीज कैन बी वेव्ड ऑफ, है ना। और जब BA-BE स्टडीज वेव ऑफ कर दी जाती हैं, हम कहते हैं कि मेरी फॉर्मुलेशन को बायोवेवर मिल गया। तो मेरे लिए उस चीज को लॉन्च करना इजी हो जाता है क्योंकि मेरा टाइम भी कम लगा एंड ऑफ कोर्स जो कॉस्ट वाला पार्ट था वो भी, उसकी भी कटिंग हो गई, राइट। सो इसको हम कहते हैं बायोवेवर। अब बायोवेवर के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आपको बायोवेवर मिल जाएगा, वो हमने देखना है। 3-4 तरह के बायोवेवर्स हैं, हम उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। A, B एंड C बड़े सिंपल हैं। जो लास्ट वाला बायोवेवर है IVC के ऊपर बेस, वो अपने आप में एक पूरा बड़ा टॉपिक हो जाता है, राइट। और जो एक जैसे जो थर्ड कैटेगरी है उसमें BCS बेस्ड बायोवेवर, तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो हम BCS वाले कॉन्सेप्ट को ही साथ में डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो हमने इस चैप्टर में बायोवेवर के साथ साथ IVC ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ बायोवेवर, तो हमने BCS भी डिस्कस करना है। BCS बायोवेवर में एक छोटा सबसेट आता है, लेकिन हम BCS को डिटेल में भी यहीं पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि बायोवेवर होते क्या है। नाउ वी डायरेक्टली कम टू द कैटेगरीज ऑफ बायोवेवर एंड द फर्स्ट वन इज when bioequivalence is self evident। देखो बहुत सारी ऐसी फॉर्मुलेशन है, सपोज आपने एक सोल्यूशन बनाया ना, बी इट लोकल फॉर लोकल यूज, फॉर ओरल यूज, फॉर पेरेंटल यूज, आपने एक सोल्यूशन बनाया। आपको पता है कि सोल्यूशन के केस में कोई बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, है ना, बिकॉज ऑलरेडी जो ड्रग है वो डिसॉल्व स्टेट में है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें बायोइक्विवेलेंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। इट इज सेल्फ एविडेंट कि सोल्यूशन है, इसकी तो बायोअवेलेबिलिटी में, तो हम उसके एडवांटेज में लिखते हैं कि इनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे केस में बायोइक्विवेलेंस इज सेल्फ एविडेंट, आपको उसको स्टडी करके आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
है ना। तो इस कैटेगरी में हमारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, या पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन है सॉल्यूशंस आ जाते हैं, या आपके ओटिक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या नेजल स्प्रे नेबुलाइजर। हाँ, ये सारी सेल्फ एविडेंट है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर योर प्रिपरेशन, अगर योर सोल्यूशन इज फॉर पेरेंटल यूज, आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने बनाया है एंड रेफरेंस जिसके साथ आपको कंपेयर करना है, उनके जो एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब ड्रग एंड एक्सिपिएंट है, उसमें क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली कोई चेंज नहीं आना चाहिए, है ना, फॉर पेरेंटल सॉल्यूशंस। एंड अगर ओरल एंड टॉपिकल यूज का सोल्यूशन है, देन कुछ वेरिएशन एक्सिपिएंट में अलाउड है ना। पेरेंटल सॉल्यूशन के केस में एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। मतलब आपकी फॉर्मुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट रेफरेंस प्रोडक्ट से मिलती जुलती होनी चाहिए, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। क्यों? क्योंकि वो पेरेंटल यूज के लिए आप उसको कर रहे हो, तो वहां पे हमें इतना तो इंश्योर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ओरल या टॉपिकल यूज है, वहां पे एक्सिपिएंट्स में हल्की सी वेरिएशन अलाउड है, एंड क्वालिटेटिवली भी अलाउड है। क्वांटिटेटिवली तो अलाउड है ही है, क्वालिटेटिवली भी अलाउड है। दैट मींस कि यू कैन यूज अ डिफरेंट एक्सिपिएंट, लेकिन दैट एक्सिपिएंट शुड नॉट अफेक्ट द ड्रग अब्जॉर्प्शन। और हमारे पास एफडीए ना एक लिस्ट बना के देता है कि ये वाले वो एक्सिपिएंट्स हैं जिनके केस में अब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकती है ना। तो वो प्रॉपर एक लिस्ट प्रोवाइडेड है, हम वो वाले एक्सिपिएंट यूज नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आपको जो रेफरेंस प्रोडक्ट है, अगर उससे डिफरेंट एक्सिपिएंट यूज करना है, जस्ट मेक श्योर कि वो जो एक्सिपिएंट आपने चेंज किया है दैट इज नॉट इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय एफडीए जो ड्रग अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, राइट। तो सिर्फ ये चीज ध्यान रखें। दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड इज द कंपोजिशनल प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये कॉमन सेंस है। अब कंपोजिशनल प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है? सपोज मैंने एक 100 mg टैबलेट बनाई और मैंने उसका बायोवेवर ले लिया, सॉरी, मैंने उसकी बीएबी स्टडीज कंडक्ट कर ली थी, ठीक है। मैंने उसकी बेब स्टडीज कंडक्ट कर ली थी, मुझे अप्रूवल मिल गया था, वो मार्केट में है। अब मैं उसी 100 mg टैबलेट की जगह मैं एक 200 mg टैबलेट बनाना चाह रहा हूं। वही मैंने एक्सिपिएंट यूज करने हैं, वही मैंने ड्रग यूज करनी है, सब कुछ वही मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज किया। सपोज मैंने वेट ग्रेनुलेशन से बनाई, वही मैंने यूज किया, बस मैंने क्या किया, हर एक चीज को डबल कर दिया। पहले मेरी 100 mg की टैबलेट थी, अब मैं 200 mg की बनाना चाह रहा हूं, है ना। और मैंने सब कुछ डबल किया, एक्सिपिएंट्स को भी डबल किया, अपने जो ड्रग था उसको भी डबल किया, सब कुछ डबल किया, एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज द सेम। अब क्योंकि मुझे 100 mg के लिए मैं बेब स्टडीज ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं, और मैंने सारा कुछ क्वालिटेटिवली सेम रखा है, एंड क्वांटिटेटिवली मैंने प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्रीज किया है, मतलब क्योंकि मैंने सब कुछ डबल कर दिया है। इन दैट केस मुझे 200 mg के लिए अलग से बेब स्टडीज कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर आपके ड्रग एंड एक्सिपिएंट में जो चेंज आती है दैट इज प्रोपोर्शनल, है ना, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में इधर इंक्रीज, जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास 100 mg था, सपोज मैंने 100 mg से 50 mg किया होता, यानी कि सब कुछ हाफ कर दिया होता, फिर भी मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन और ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये हर एक एक्सिपिएंट के केस में ट्रू होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ड्रग का तो हाफ कर दिया लेकिन एक्सिपिएंट में क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली कुछ चेंज किया, फिर नहीं मिलेगा, राइट। तो कंपोजिशन में एग्जैक्ट अगर चेंज आ रहा है सारे ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट में, कोई डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, तो आपको जो नई आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो उसकी बेब स्टडीज कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे बस एक ही एक्सेप्शन है कि जो नई आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो दे शुड बी फॉर इमीडिएट रिलीज ओनली। ऐसा ना हो कि आपने कॉम्पोजिशनल चेंज तो करी है लेकिन आपने जो नई प्रिपरेशन बनाई दैट इज मॉडिफाइड रिलीज प्रिपरेशन। तो मॉडिफाइड रिलीज में ऑफ कोर्स हमें पता है कि आपका जो रिलीज प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो वहां उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी इमीडिएट रिलीज प्रिपरेशन है वहां पे ये एप्लीकेबल है, राइट। दिस इज कॉम्पोजिशनल प्रोपोर्शनैलिटी। किसी को डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना। देन है बीसीएस बेस्ड बायोवेवर्स। अब बीसीएस बेस्ड बायोवेवर इस स्लाइड को हम दोबारा से देखेंगे, पहले हम बीसीएस को ही डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बीसीएस
बेस बायोवेवर को समझने के लिए हमें बीसीएस क्लासिफिकेशन के बारे में, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो 95 में एमेडॉन एंड शाह ने दिया था, उसको हमने थोड़ा सा इसको स्टडी करने के ट्राई करते हैं। अब बीसीएस जब इंट्रोड्यूस किया था वो बेसिकली बायोवेवर के पर्पस के लिए ही इंट्रोड्यूस किया था, और ये आपको ड्रग्स को क्लासिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टर्स। कौन कौन से दो बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टर्स? सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी नॉट केमिकल सॉल्युबिलिटी, बायोफार्मास्यूटिकल मतलब फिजियोलॉजिकल सॉल्युबिलिटी, एंड परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स द फिजियोलॉजिकल परमिएबिलिटी। सो बीसीएस ने हमें ड्रग्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके दे दिया, एंड अकॉर्डिंगली हमें उन इजी क्या हो जाता है कि मुझे उस कैटेगराइजेशन से ये पता चल जाता है कि ये ड्रग के कैरेक्टर्स कैसे होने वाले हैं। तो और मुझे वहां से ये आइडिया हो जाता है कि इस ड्रग में क्या प्रॉब्लमेटिक है, क्या सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लमेटिक है या परमिएबिलिटी प्रॉब्लमेटिक है। तो जब मैं डोसेज फॉर्म डिजाइन करता हूं तो मेरे ध्यान में ये होगा कि यस दिस इज द ड्रग और इसकी प्रॉब्लम है सॉल्युबिलिटी, तो मुझे सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के लिए कुछ करना है या नहीं करना, मुझे वो देखना पड़ेगा, राइट। सो बीसीएस बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है हमारी डोसेज फॉर्म डिजाइन को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डोसेज फॉर्म डिजाइन में हेल्प करने के अलावा ये हमें एक और चीज में हेल्प करता है, बायोवेवर्स, है ना, एंड इवन इन आईवीआईवीसी। सो आईवीआईवीसी तो हमने अभी डिस्कस करना है, लेकिन हम पहले क्या डिस्कस करते हैं, हम बायोवेवर के पॉइंट ऑफ व्यू उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फिर अगेन बीसीएस को ही समझ लेते हैं पहले। अब बीसीएस को समझने के लिए जब बीसीएस क्लासिफिकेशन दी गई थी तो अब्जॉर्प्शन नंबर एंड डिसोल्यूशन नंबर एंड डोज नंबर, ये 3 कैरेक्टर्स भी दिए गए थे। स्पेशली अब्जॉर्प्शन नंबर एंड डिसोल्यूशन नंबर इंपॉर्टेंट। अब तीनों को हम देख लेते हैं, इन तीनों का फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन तो कभी नहीं बना, लेकिन देख लेते हैं इनको भी। अब्जॉर्प्शन नंबर इज रेशियो ऑफ एमआरटी एंड एमईटी। एमआरटी आपको पता है, हमने नॉन कंपार्टमेंटल मॉडलिंग में किया है, मीन रेजिडेंस टाइम, एंड एमईटी इज मीन अब्जॉर्प्शन टाइम, है ना, मीन अराइवल टाइम भी बोल देते हैं। सो दोनों टाइम की रेशियो है, डायमेंशनलेस है। एंड अब्जॉर्प्शन नंबर बेसिकली परमिएबिलिटी को डिनोट करता है, क्योंकि एमआरटी तो रेजिडेंस टाइम है कि कितना टाइम वो ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो एवरेज कितना टाइम स्टे कर रहा है बॉडी में, डिवाइडेड बाय है मीन अब्जॉर्प्शन टाइम, राइट। अगर मीन अब्जॉर्प्शन टाइम ज्यादा है तो अब्जॉर्प्शन नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, अब्जॉर्प्शन नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड दैट मीन्स कि उस ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि परमिएबिलिटी उसमें प्रॉब्लमेटिक है। हम इसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के बेसिस पे दोबारा देखेंगे, अभी सिर्फ मैं इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कैसे बीसीएस क्लासिफिकेशन में ये कैसे क्या इसका रोल है, मैं उसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन जस्ट अभी फॉर्मूला देखते हैं। सो इट्स अ रेशियो ऑफ एमआरटी एंड एमईटी, और हमें पता है कि रेजिडेंस टाइम तो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा अब्जॉर्प्शन टाइम से, है ना, क्योंकि जो एमआरटी होता है उसमें एमईटी तो इंक्लूडेड ही होता है। क्योंकि अगर हम एमआरटी को ओरल के पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन करें तो आपको पता है कि एमआरटी जब हम पर ओरल के केस में वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे हम एमटीटी वर्ड यूज करते हैं, मीन ट्रांजिट टाइम, एंड मीन ट्रांजिट टाइम इज सम ऑफ एमआरटी एंड एमईटी। नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग में हम कर चुके हैं ये चीज, राइट। आई होप कि आपको याद होगा। सो जनरली द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज अब्जॉर्प्शन टाइम इज लेस, और रेजिडेंस टाइम तो पूरा का पूरा है कि ड्रग बॉडी में कितना टाइम रिजाइड करे, तो ऑफ कोर्स एमआरटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमईटी। सो दैट मींस कि ये जो अब्जॉर्प्शन नंबर उसकी वैल्यू 1 से तो हमेशा बड़े रहने वाली है, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस कि ड्रग की परमिएबिलिटी बहुत अच्छी है। और अगर अब्जॉर्प्शन नंबर की वैल्यू कम है, कम इन द सेंस नॉट के 1 से कम है, कम इन द सेंस कि इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 1 से बड़ी है लेकिन वैल्यू वैसे कम है, तो फिर हम कहते हैं कि इसकी परमिएबिलिटी कम है, राइट। सो अब्जॉर्प्शन नंबर आपको किसी ड्रग की परमिएबिलिटी के बारे में बताता है, राइट। डिसोल्यूशन नंबर इज रेशियो ऑफ एमआरटी एंड एमडीटी। अब एमआरटी अगेन मीन रेजिडेंस टाइम, एमडीटी इज मीन डिसोल्यूशन टाइम। अब वैल्यू विल बी अगेन ग्रेटर देन 1 क्योंकि डिसोल्यूशन टाइम कम होगा, एमआरटी है ना ज्यादा होगा। अब डिसोल्यूशन नंबर जो है वो आपको ड्रग के सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में बताता है। तो अगर किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि उसकी डिसोल्यूशन बहुत अच्छी है, दैट मीन्स कि डिसोल्यूशन रेट ज्यादा है, डिसोल्यूशन टाइम कम है, मतलब बहुत जल्दी उसकी डिसोल्यूशन हो जाती है, तो एमडीटी विल बी लेस, मीन डिसोल्यूशन टाइम विल बी लेस, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। इन दैट केस डिसोल्यूशन नंबर विल बी हाई, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर लो है तो ऑफ कोर्स जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हाई डिसोल्यूशन नंबर मींस कि ड्रग की डिसोल्यूशन बहुत अच्छी।
तो अब्जॉर्प्शन नंबर आपको परमिएबिलिटी की इंफॉर्मेशन देता है, डिसोल्यूशन नंबर आपको डिसोल्यूशन की इंफॉर्मेशन देता है, राइट। तो पहले तो ये दो चीजें, और डोज नंबर क्या है? डोज नंबर इज बेसिकली डोज डिवाइडेड बाय CS into V naught, where CS is drug solubility, saturation solubility, and V naught is gastric volume 250 ml, जो हमारी gastric volume हम मान के चलते हैं कितनी वॉल्यूम है। तो ये डोज नंबर, लेकिन हमारे मेन काम के फर्स्ट एंड सेकेंड ही है। सॉरी। अब हमें ये क्लासिफिकेशन पता है ना, इसका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मुझे पता है कि ये तो आप ठीक कर ही लोगे। क्लास 1 हाई सॉलिबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, क्लास 2 लो सॉलिबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, क्लास 3 हाई सॉलिबिलिटी लो परमिएबिलिटी, एंड क्लास 4 प्रॉब्लम ड्रग्स जिसमें दोनों ही चीजें लो है ना। ये तो आपको पता है, ये तो फ्री का क्वेश्चन है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्लास 1 में अगर थोड़ा सा वो और ज्यादा पूछे, मैं लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करता हूँ क्लास 1 2 3 4 की, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पूछे, आपको ये पता है कि क्लास 1 इज ऑफ कोर्स हाई सॉलिबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, लेकिन अब्जॉर्प्शन नंबर एंड डिसोल्यूशन नंबर के टर्म में हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अगर ये थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पूछ लेता, वो ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा। Now we know that absorption number is MRT upon MET and dissolution number is MRT upon MDT. In the case of BCS class 1 drugs, solubility is high, permeability is high. अगर permeability high है, that means absorption बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी absorption rate is high. Absorption rate high का मतलब है कि टाइम नहीं लगता absorption होने में, that means कि MAT is less. और अगर MAT less हुआ तो absorption number ज्यादा हो जाएगा. So they have high absorption number. Similarly, क्लास 2 के केस में क्या है कि सॉलिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिबिलिटी बहुत सॉरी क्लास 1 के केस में डिसोल्यूशन नंबर की बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन नंबर में क्या है? MRT अपॉन MDT। अब हमें पता है क्लास 1 में सॉलिबिलिटी हाई, परमेबिलिटी भी हाई थी, तो सॉलिबिलिटी हाई है, दैट मींस कि डिसोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी बहुत फास्ट हो जाती है, जल्दी हो जाती है, दैट मींस कि टाइम नहीं लगता, मतलब MDT इज लेस। MDT इज लेस मींस दैट डिसोल्यूशन नंबर इज मोर। सो क्लास 1 के केस में AN भी ज्यादा होगा, अब्जॉर्प्शन नंबर भी ज्यादा होगा, डिसोल्यूशन नंबर भी ज्यादा, राइट। तो आपको बस ये याद रखना है कि अब्जॉर्प्शन नंबर इंडिकेट्स परमिएबिलिटी एंड डिसोल्यूशन नंबर इंडिकेट्स सॉल्युबिलिटी। तो क्लास 1 में ये है, तो क्लास 2 में सर एक बार MAT MDT बताना क्या है? MAT क्या है? आपने नॉन कंपार्टमेंटल मॉडलिंग वाली क्लास नहीं लगाई? लगाई सर। देखो MAT इज मीन अब्जॉर्प्शन टाइम, के ड्रग को अब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लग रहा है। ड्रग को अब्जॉर्ब होने में मतलब कि आपने सपोज टैबलेट ली, प्लाज्मा तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज मीन अब्जॉर्प्शन टाइम, या कई बार मीन अराइवल टाइम कह देते हैं उसको, ठीक है। सो अब अब्जॉर्प्शन होने में ये स्पेशली परमिएबिलिटी की बात करता है मेनली, एंड MDT क्या है? मीन डिसोल्यूशन टाइम, के ड्रग को सोल्यूबल होने में कितना टाइम लग रहा है बॉडी में, फिजियोलॉजिकल फ्लूइड में, तो डिसॉल्व होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज MDT। ठीक है, एक बार आप नॉन कंपार्टमेंटल मॉडलिंग वाली देखना, बहुत सिंपल है ये, कुछ ज्यादा खास है नहीं है, एक बार उसको भी रिविजिट कर लेना, राइट। तो अगर किसी ड्रग को, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी ड्रग को डिसॉल्व होने में कम टाइम लगता है, दैट मींस कि उसकी सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी है ना। सो अगर MDT लेस है, मेन डिसोल्यूशन टाइम लेस है, दैट मींस कि उसकी सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी है, एंड क्योंकि डिनोमिनेटर कम है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी, डिसोल्यूशन नंबर विल बी हाई। और जो अब्जॉर्प्शन नंबर है वो आपको परमिएबिलिटी के बारे में बताता है, इट्स अ रेशियो ऑफ MRT एंड MAT। अगर हम कहते हैं कि ड्रग की परमिएबिलिटी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत इजीली परमिएबल है, उसकी परमिएबिलिटी हाई है, दैट मींस MAT इज लेस, कि अब्जॉर्ब होने में उसको बड़ा कम टाइम लगता है, एंड दैट केस अब्जॉर्प्शन नंबर इज हाई, राइट। सो अगर किसी ड्रग की सॉलिबिलिटी हाई मानी जाती है, दैट मींस उसका डिसोल्यूशन नंबर हाई होगा, और अगर किसी ड्रग की परमिएशन हाई है, परमिएबिलिटी हाई है, दैट मींस उसका अब्जॉर्प्शन नंबर हाई होगा। तो BCS क्लासिफिकेशन में उन्होंने डिसोल्यूशन नंबर एंड अब्जॉर्प्शन नंबर की बात करी थी, क्लियर है। अब क्लास 2 के ऊपर में आ जाते हैं, आप मुझे बताओगे क्लास 2 के केस में सॉलिबिलिटी लो है एंड परमिएबिलिटी हाई है, तो क्या चीज कम होगी? डिसोल्यूशन नंबर एंड अब्जॉर्प्शन नंबर में क्या कम होगा, क्या ज्यादा होगा? सर MAT हाई होगा। MAT हाई होगा, ठीक है। MAT हाई, MAT हाई होगा, मीन अराइवल टाइम।
रिजोल्यूशन टाइम हाई होगा सर। एमडीटी ज्यादा होगा, है ना। क्लास 2 में सॉल्युबिलिटी लो है, परमिएबिलिटी तो ठीक है। सॉल्युबिलिटी कम का मतलब क्या है कि डिसोल्यूशन ज्यादा टाइम में होगी, मतलब एमडीटी हाई होगा ना। एमडीटी हाई हो गया तो क्या कम हो जाएगा, डीएन, डीएन इज लेस, ठीक है ना। एंड क्लास 2 इज लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी का मतलब कि अब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होती है, मतलब एमएटी मीन अराइवल टाइम इज लेस। देखो ये ध्यान रखना, एमएटी इज टाइम, मीन अराइवल या मीन अब्जॉर्प्शन टाइम। अगर हम ये कहते हैं कि परमिएबिलिटी फास्ट है, परमिएबिलिटी बहुत इजीली हो जाती है, तो टाइम तो कम लगेगा। अगर कार फास्ट चलाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, तो कंफ्यूज मत होना। अगर हम कह रहे हैं कि हाई परमिएबिलिटी है, दैट मींस एमएटी इज, अगर हाई परमिएबिलिटी है दैट मींस एमएटी इज लेस। लेकिन अगर परमिएबिलिटी लो है तो टाइम ज्यादा लगेगा उसको क्रॉस करने में, दैट मींस एमएटी विल बी हाई, राइट। सो रेट एंड टाइम का कंफ्यूजन आई थिंक आपको हो गया जो आपने कहा था। सो लो, जो क्लास 2 ड्रग्स हैं उसमें सॉल्युबिलिटी लो है, परमिएबिलिटी हाई। अब लो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि डिसॉल्व होने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब एमडीटी इज हाई। और परमिएबिलिटी हाई का मतलब क्या है कि परमिएट करने में कम टाइम लगेगा, मतलब एमएटी इज लो। और अगर एमडीटी हाई है ना, अगर एमडीटी हाई है तो डिसोल्यूशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डीएन इज लेस। और अगर एमएटी इज लो देन क्या ज्यादा हो जाएगा, एएन इज हाई, ठीक है। आप सिंपली ना डिसोल्यूशन नंबर एंड अब्जॉर्प्शन नंबर को ही याद रख लो। डिसोल्यूशन नंबर क्या है, जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा डिसोल्यूशन नंबर। तो क्लास 2 में सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, तो डिसोल्यूशन नंबर भी कम होगा। अब्जॉर्प्शन नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, परमिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन नंबर। क्लास 2 के केस में परमिएबिलिटी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट इज हाई, इन दैट केस अब्जॉर्प्शन नंबर इज आल्सो हाई, ठीक है। अब ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। क्लास 3 का बताओ फिर। क्लास 3 में चलो पहले मैं एक एक करके पूछता हूं, एमडीटी कैसा है एंड एमएटी कैसा है। हाँ जी, क्लास 3 एमडीटी इज लेस, लो, एमडीटी इज लो। क्यों, क्योंकि क्लास 3 ड्रग्स क्या है, हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हाई है तो डिसोल्यूशन जल्दी हो जाएगी, तो एमडीटी इज लो। एमएटी क्या हो जाएगा, सर हाई। एमएटी इज हाई, राइट, क्लियर। अब फिर आ जाते हैं डीएन एंड एएन। डीएन एंड एएन डिसोल्यूशन नंबर हाई और लो, ज्यादा हाई, होगा, हाई, ज्यादा होगा, बिल्कुल। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो डिसोल्यूशन नंबर तो ज्यादा होना ही। एंड एब्जॉर्प्शन नंबर कम होगा। कम होगा, राइट। सो दिस इज क्लास 3। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। और क्लास 4 में तो सॉल्युबिलिटी भी कम है, परमिएशन भी कम है, तो उसमें तो सब कुछ ही कम होने वाला है ना। मैं आता हूँ पिछली स्लाइड्स के ऊपर। तो इसमें तो अब्जॉर्प्शन नंबर भी कम होने वाला है, डिसोल्यूशन नंबर भी कम होने वाला है, नहीं। तो क्लास 4 में तो क्लियर है। अब अच्छा, एक चीज जो हमने क्लास 2 में एंड क्लास 3 में एक चीज हमने देखनी है, वैसे आई थिंक मैंने आपको एक कभी बताया भी है पहले, कि जो क्लास 2 ड्रग्स हैं उसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो कौन सा है, वो डिसोल्यूशन है। तो वो डिसोल्यूशन लिमिटेड एब्जॉर्प्शन शो करते हैं ना। जो चीज स्लोअर होती है दैट डिसाइड्स द रेट। और क्लास 3 में बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, परमिएबिलिटी इज द प्रॉब्लम, तो वो परमिएशन लिमिटेड एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्लास 2 में या क्लास 3 में कौन सा चीज रेट लिमिटिंग है। क्लास 2 में रेट लिमिटिंग इज डिसोल्यूशन एंड क्लास 3 में रेट लिमिटिंग इज परमिएशन ना। और अगर आपको कोई पूछे कि फिर क्लास 4 में कौन रेट लिमिटिंग है, उसमें तो दोनों चीजें ही कम है। अब दोनों में से जो ज्यादा स्लो होगा दैट विल बी द रेट लिमिटिंग, ठीक है, कॉमन सेंस।
अब क्लास 2 को ना फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, तो इतना डीप तो पूछेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ फिर भी मैंने आपको यहाँ पे क्लास 2A, क्लास 2B एंड क्लास 2C के बारे में बता दिया है, राइट। सो दैट्स इट। अच्छा, ये हो गया हमारा BCS। अब ये एक लिस्ट है, इसको आप देखो जो 2 मिनट के लिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये तो हो गया क्लास 1, 2, 3 एंड 4। सर 1 और 2 फिर से दिखाना। और सर वो क्लास 2 की क्लासिफिकेशन भी दिखा दो। ओके, थैंक यू सर। अच्छा एक चीज जो, सर ये सारी ड्रग्स याद करनी पड़ेंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना नहीं पूछते, हल्का सा देख लेना। ओके, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे दिमाग में अभी क्वेश्चन आ भी रहा होगा, अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी। अब इस हाई की डेफिनेशन क्या है ना, यू हैव टू डिफाइन के व्हाट इज हाई, बिकॉज आपका हाई और मेरा हाई कुछ और हो सकता है। सो कोई एक ऑफिशियल डेफिनेशन तो होगी कि हाई सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, हाई परमेबिलिटी किसको कहते हैं। सो हम उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, हाई सॉल्युबिलिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं BCS में, कि a drug substance is considered highly soluble when the highest strength is soluble in 250 ml or less. When the highest strength जो डोज आपने जैसे पैरासीटामोल देखा है, वो अलग अलग डोज में अवेलेबल है, उसकी जो हाईएस्ट डोज है that should be soluble in 250 ml। 250 ml बिकॉज हम इतनी वॉल्यूम मानते हैं जो हमारे GI में होती है जब हम ड्रग लेते हैं। In 250 ml or less of the aqueous media within the pH range of 1 to 6.8 at 37 plus minus 1 degree Celsius। तो pH रेंज हमने पूरी बॉडी की जहां वेरिएशन देख ली कि इस पूरी रेंज में होना चाहिए, एंड 37 बॉडी टेम्परेचर हमने ले लिया। सो हाई सॉल्युबिलिटी में हमने हाईएस्ट डोज उस ड्रग की देखनी है, और दैट शुड बी सोल्यूबल इन 250 ml, एटलीस्ट 250 ml में। 250 ml में तो सॉल्युबल हो, अगर उससे कम में हो रही है फिर तो और भी ज्यादा अच्छा, तब हम उसको बोलेंगे हाई सॉल्युबिलिटी, राइट। हाई परमेबिलिटी का मतलब क्या है, व्हेन एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज 85% और मोर। ठीक है, हमें पता है कि जो हमने डोज दी है वो सारी की सारी तो प्लाज्मा में पहुंचने वाली है नहीं है, लेकिन इफ इट इज रीचिंग मोर देन 85% और 85% आल्सो, हम कहते हैं कि वो हाईली परमेबल। ठीक है, तो हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। अब इसके साथ साथ, क्योंकि हमने BCS बेस्ड बायोवेवर करना है, हमने तो अभी तक सिर्फ हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी देखा है क्या होता है। जब हम BCS बेस्ड बायोवेवर की बात करते हैं ना, तो वहां पे ना 2 टर्म्स आती हैं जो अभी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, रैपिडली डिसॉल्विंग एंड वेरी रैपिडली डिसॉल्विंग। तो मैं आपको डिफाइन यहाँ पे कर देता हूँ, फिर इस आगे एक्सप्लेन कर। हाँ जी, हाँ सर जी। कहीं बुक में ना जैसे एक बायो बुक में BCS क्लास 5 भी दे रखी। देखो BCS में ना बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। जो लेटेस्ट पीस में मैं इंक्लूड नहीं किया, मैंने पिछले साल तो वो स्लाइड इंक्लूड करी थी। अब BDCCS आगे सिस्टम भी आ गए हैं, लेकिन वो अभी आप अपने इस लेवल के ऊपर आपको ना करने की जरूरत नहीं। आप जब एमफार्म में जाओगे तो BCS में बहुत सारी चीज, आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसके बीच में लेके आते हो। ठीक है, तो आप फॉर द टाइम बीइंग आपको बीफार्म लेवल के ऊपर वो चीज डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। अदरवाइज देयर इज अ सिस्टम नोन एज बायोफार्मास्यूटिकल, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, BCS के ऊपर बहुत सारा वर्क हो चुका है। ठीक है, सो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। जैसे 2A 2B 2C हमने जस्ट ये इसको इंक्लूड किया है, फर्दर कैटेगराइजेशन क्लास 3 में भी लोग करते हैं, सो इतना डीप हम नहीं जाएंगे। अब BCS में QBD अप्रोच लेके अलग अलग क्लासिफिकेशन आ रही है, सो लेट्स लीव दैट पार्ट। क्योंकि जो
गाइडलाइंस में हम जैसे अल्टीमेटली बीसीएस का यूज जैसे हम बायोवेवर वाली गाइडलाइंस में कर रहे हैं, उसमें क्लास 4 तक ही है, वही हमारी यूज हो रही है। जो बाकी सिस्टम इसमें ऐड ऑन करे हैं वो हमने अभी एटलीस्ट रेगुलेटरी में तो ऐड नहीं किया। जब हो जाएंगे वो आपके करिकुलम में, हम और डिटेल से डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जब तक वो सिर्फ आपके आर्टिकल्स में ही है तब हम उसको नहीं डिस्कस करते, एटलीस्ट फॉर बी फॉर्म लेवल। एम फॉर्म में तो आपने करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे ना डिसोल्यूशन में जब हम बीसीएस बेस्ड बायोवेवर करेंगे तो वहां पे ना हम दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। वन इज रैपिडली डिसॉल्विंग एंड सेकंड इज वेरी रैपिडली डिसॉल्विंग। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है। देखो, अभी हमने डिसोल्यूशन, हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी की डेफिनेशन करी, लेकिन हाई सॉल्युबिलिटी को हमने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सटेंट डिस्कस किया कि हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ इतने में सॉल्युबल होनी चाहिए, लेकिन कितने टाइम में सॉल्युबल होनी चाहिए ये हमने मेंशन नहीं किया। तो अगर हमें टाइम वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमारे पास ना दो चीजें आ जाती हैं। वन इज रैपिडली डिसॉल्विंग। अगर 85% ऑफ द और मोर ऑफ द लेबल्ड अमाउंट ऑफ ड्रग इज गेटिंग डिसॉल्व्ड विद इन 30 मिनट्स, तो हम कहते हैं रैपिडली डिसॉल्विंग। तो अगर टाइम पीरियड हम ले आए उसमें 30 मिनट वाला, तो है वो रैपिडली डिसॉल्विंग। एंड अगर वो 15 मिनट या उससे कम में हो रही है 85%, तब हम कहते हैं वेरी रैपिडली डिसॉल्विंग। ठीक है, अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या यूज है इसका। अब हम चलते हैं सीधा वो जो हमने स्लाइड स्टार्टिंग में करी थी, बीसीएस बेस्ड बायोवेवर मिलता कैसे। तो बीसीएस बेस्ड बायोवेवर आपको या तो मिलता है क्लास 1 के केस में या मिलता है क्लास 3 के केस में। ठीक है, दो ही चीजें हैं। अब क्लास 1 एंड क्लास 3 में एक चीज कॉमन है, दोनों में सॉल्युबिलिटी हाई है। दैट मीन्स कि बीसीएस बेस्ड बायोवेवर आपको सिर्फ तब मिल सकता है व्हेन सॉल्युबिलिटी इज हाई, व्हेन सॉल्युबिलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, व्हेन सॉल्युबिलिटी इज हाई आपको तब मिल जाता है। स्पेशली ये क्लास 1 में ज्यादा यूज होता है, क्लास 3 में भी फर्दर कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जो अगेन हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्लास 3 में ये बता देंगे हेडिंग के हाँ जी ये इस केस में आपको मिल सकता है। क्लास 1 के केस में अगर आपको बीसीएस बेस्ड बायोवेवर लेना, देखो क्लास 1 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम है ना परमिशन प्रॉब्लम है ना। क्लास 1 में तो ना सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम है ना परमिशन प्रॉब्लम है, तो ड्रग इज हाईली सॉल्युबल, ड्रग इज हाईली परमिएबल, ये तो दोनों चीजें पता ही है हमें। लेकिन जो तीसरी चीज है दैट इज कि ड्रग इज रैपिडली डिसॉल्विंग, रैपिडली डिसॉल्विंग होनी चाहिए। अब देखो जरूरी नहीं है कि सारी बीसीएस क्लास 1 ड्रग्स है रैपिडली डिसॉल्विंग, है ना। सारी तो रैपिडली डिसॉल्विंग नहीं होंगी, क्योंकि रैपिडली मींस 30 मिनट्स के अंदर अंदर होनी चाहिए वो डिसॉल्व। अगर ड्रग इज बिलोंगिंग टू क्लास 1 एंड इट इज आल्सो रैपिडली डिसॉल्विंग, एंड जो आपने फॉर्मुलेशन बनाई है उसमें देयर इज नो चेंज इन द एक्सिपिएंट क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, तब हम उसको क्लास 1 वेवर दे देते हैं, है ना। सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आना चाहिए, एक्सिपिएंट में माइनर चेंज रहता है, वो कितना रहता है मैं उसकी भी आपको लिस्ट प्रोवाइड करता हूं। तो तब आपको बीसीएस बेस्ड बायोवेवर मिल जाता है, यानी कि आपकी ड्रग अगर इस कैटेगरी को बिलोंग करती है, क्लास 1 में भी है एंड क्लास 1 में रैपिडली डिसॉल्विंग वाली कैटेगरी में है, एंड आपने फॉर्मुलेशन में कोई ऐसा एक्सिपिएंट यूज नहीं किया है जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इंपैक्ट करता है, वो कौन से एक्सिपिएंट्स है वो एफडीए ने प्रोवाइड किया है। तो बीसीएस बेस्ड बायोवेवर बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ लिस्ट में ढूंढना है। आपने अपनी फॉर्मुलेशन बनाई, आपने देखना है कि मेरी ड्रग क्या क्लास 1 कैटेगरी में फॉल करती है, मैंने देख लिया करती है। फिर मैंने देखना कि क्या मेरी ड्रग रैपिडली डिसॉल्विंग में फॉल करती है, वो उसकी भी लिस्ट है, तो आपको अलग से करने की जरूरत भी नहीं है, उसकी भी लिस्ट है। मैंने देख लिया कि हाँ जी रैपिडली डिसॉल्विंग में फॉल करती है। फिर मैंने देखा कि जो मैंने फॉर्मुलेशन बनाई है उसके एक्सिपिएंट्स मैंने देख लिए, क्या कोई ऐसा एक्सिपिएंट तो नहीं है जो एफडीए के वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में है, जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करते हैं। अगर उसमें नहीं है दैट मींस मेरा बायोवेवर मुझे मिल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड क्लास 3 के केस में मुझे एक चीज जो प्रूफ करनी है दैट इज कि ड्रग इज वेरी रैपिडली डिसॉल्विंग। वहां पे मतलब 15 मिनट्स वाला, क्योंकि क्लास 1 में तो परमिएबिलिटी की तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। क्लास 3 में सॉल्युबिलिटी तो ओके है लेकिन परमिएबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो ठीक है परमिएबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन हम फिर जो सॉल्युबिलिटी वाला है जो पैरामीटर है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। हमने कहा कि वेरी रैपिडली डिसॉल्विंग हो तो चलेगा, तो मिल जाएगा बायोवेवर। एंड
जो एक्सिपिएंट्स का मैं आपको बता रहा था, बीसीएस क्लास 1 का जो बायोवेवर मिल रहा है आपको, तो एक्सिपिएंट्स में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो गई तो कोई इश्यू नहीं है ना। लेकिन एंड जो जो ये मैं आपको वो बोल रहा था कि कितनी वेरिएशन अलाउड है, मैं याद नहीं करना, जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि थोड़ी बहुत वेरिएशन चलती है। लेकिन अगर बीसीएस क्लास 3 की बात हो रही है, in that case the excipient in your formulation must be similar, exact similar to the excipients जो आपके रेफरेंस प्रोडक्ट में है। एंड ये इसलिए है क्योंकि क्लास 3 ड्रग है, परमिएशन वैसे ही उसकी कम है। अगर आपने एक्सिपिएंट में कुछ चेंज कर दिया तो हो सकता है कि आपकी परमिएबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाए, है ना। सो क्लास 1 के केस में तो थोड़ी बहुत वेरिएशन अलाउड है, क्लास 3 के केस में नहीं। So this is BCS based बायोवेवर। अच्छा, किसी को कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एंड देन अगर आपकी प्रो ड्रग है तो तब हम किसकी एब्जॉर्प्शन देखेंगे, तो उसका एक सिंपल सा है कि अगर तो प्रो ड्रग टू ड्रग कन्वर्जन हो रही है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, यानी कि आफ्टर एंटरिंग इनटू प्लाज्मा, अगर वहां पे हो रही है तो फिर तो ऑफ कोर्स प्रो ड्रग की परमेबिलिटी देखोगे, क्योंकि ड्रग थोड़ी परमिएट कर रही है, प्रो ड्रग परमिएट कर रही है। और अगर कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस बिफोर एब्जॉर्प्शन, बिफोर परमिएबिलिटी अक्रॉस द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, तो फिर आप ड्रग की परमिएबिलिटी देखोगे। तो सिंपल कॉमन सेंस है। एंड बीसीएस बेस्ड बायोवेवर में जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि एनटीआईडी को ये नहीं मिलते। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग्स हमने बीएबी क्लास में, लास्ट क्लास में किया था, उनको ये नहीं मिलते। और वो जो ओरल कैविटी में ड्रग्स जैसे सबलिंगुअल हो गई, उनको भी ये नहीं मिलते, राइट। तो ये कंडीशन है। एंड लास्ट वी कम टू आईवीआईवीसी, जो हमारे चैप्टर का एक काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन है, इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन। देखो अभी तक तो हमने क्लास 1, 2 एंड 3 कर लिया, एंड आई मीन हमने 3 टाइप्स कर लिए, हमने 4 टाइप्स करनी है। और तीनों टाइप्स में टाइप 1 आपने जो देखे जिसमें बायोइक्विवेलेंस इज सेल्फ एविडेंट, सेकंड आपने कंपोजिशन और प्रोपोर्शनैलिटी किया, थर्ड आपने बीसीएस बेस्ड बायोवेवर किया। अब ये जो तीनों थे इसमें आपने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ ये चीजें देखी कि ये क्या मेरी जो फॉर्मुलेशन है ये इस चीज को सेटिस्फाई करती है तो बस ठीक है, मुझे बस डॉक्यूमेंटेशन करनी है, मुझे प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना है ना। लेकिन आईवीआईवीसी इज अ डिफरेंट गेम। इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन क्या है? देखो मुझे प्रॉब्लम बायो अवेलेबिलिटी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज में ह्यूमन टेस्टिंग जो है, जहां पे मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेने पड़ रहे हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम। अगर ठीक है क्लास 1, 2 एंड 3 सॉरी जो टाइप 1, 2 एंड 3 के बेसिस पे मुझे बायोवेवर मिल गया, वेल एंड गुड। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इन चीजों में हमारी इन केसेस के में हमारी फॉर्मुलेशंस फॉलो करें ना। जैसे क्लास 1 जो टाइप 1 है वो तो बहुत एक लिमिटेड है, जिसमें सॉल्यूशंस ही मेनली कवर होते हैं। टाइप 2 कंपोजिशन और प्रोपोर्शनैलिटी, उसके भी चांसेस बहुत कम है कि सारे ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट को सेम प्रोपोर्शन में, उसमें भी बहुत माइन्यूस्क्यूल फॉर्मुलेशंस कवर होंगी। क्लास 3 में कुछ हद तक कवर हो सकती हैं, लेकिन वहां पे भी जैसे क्लास 3 जो टाइप सी हमने बीसीएस बेस्ड बायोवेवर किया, और उसमें जो क्लास 3 थी उसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई कि एक्सिपिएंट में ज्यादा चेंज अलाउड नहीं है। तो लिमिटेड जो अभी तक हमने 3 कैटेगरीज करी हैं, लिमिटेड एप्लीकेशन उनकी है। अगर उसके बेसिस पे हमें बायोवेवर मिल जाए तो वेल एंड गुड, उससे तो अच्छी कोई चीज है ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केसेस मेरे उसमें फॉल नहीं करने वाले। अब क्या इसके अलावा कोई ऐसा मेथड हो सकता है कि मुझे बेब स्टडीज कंडक्ट ना करनी पड़े, मैं इन विट्रो स्टडीज कंडक्ट करूं? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है ह्यूमंस को इन्वॉल्व करने में, और ह्यूमंस को लार्ज स्केल के ऊपर इन्वॉल्व करने में, जहां पे मैं वो सारे क्रॉस ओवर डिजाइन कर रहा हूं एंड ऑल। क्या कोई इन विट्रो टेस्ट के बेसिस पे मैं अपनी बायोअवेलेबिलिटी प्रूव कर सकता हूं? तो आईवीआईवीसी वो एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, एक सरोगेट है जो हमें बायोअवेलेबिलिटी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो टेस्ट करने में हेल्प करता है।
यानी कि एंड वो इन विट्रो टेस्ट कौन सा होगा? वो डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि जब हम इन विट्रो डिसोल्यूशन करते हैं तो हम वहां पे बेसिकली ये देखने के ट्राई कर रहे होते हैं कि जब ये ड्रग बॉडी में जाएगी तो उसकी डिसोल्यूशन कैसे होगी, है ना? क्योंकि बॉडी में भी डिसोल्यूशन होनी है। सपोज आप टैबलेट यूज कर रहे हो तो पता है आपको कि पहले उसकी डिसोल्यूशन होनी है, फिर जाके उसने एब्जॉर्ब होना है। तो उसके बॉडी में जो डिसोल्यूशन का बिहेवियर है, जो इन विवो डिसोल्यूशन का बिहेवियर है, आप उसको इन विट्रो मिमिक करने के ट्राई करते हो इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट के थ्रू। तो अगर तो आईवीआरबीसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्या मैं इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट से किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकता हूं? देखो, बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज में आपको प्लाज्मा में कितनी ड्रग पहुंच रही है वो चीजें मेजर करनी पड़ती है ना। आपने बायोअवेलेबिलिटी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का फॉर्मूला देखा है आपने, मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स करवाए थे, मैंने आपको बताया था कि उसमें एयूसी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। और एयूसी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करने के लिए आपको प्लाज्मा में ड्रग लेवल स्टडी करने पड़ेंगे, फिर आपको प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, फिर उसका एरिया अंडर कर्व देखना पड़ेगा। तो प्लाज्मा लेवल्स तो स्टडी आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज करनी है अंडर द बेब स्टडीज, है ना? तो आप पेशेंट को ड्रग देते हो, आप सब्जेक्ट को ड्रग देते हो, उसके प्लाज्मा लेवल्स देखते हो, फिर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल ड्रॉ करते हो, फिर आप एरिया अंडर कर्व निकालते हो, एंड फिर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी वाले जो फॉर्मूलाज है वो आप निकालते हो। ये आपका रूटीन वर्क होता है बेब स्टडीज में। तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि आप इन विट्रो डिसोल्यूशन से जो आपके प्लाज्मा लेवल्स हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हो? क्योंकि अगर मैंने प्लाज्मा लेवल्स प्रिडिक्ट कर लिए तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर तो मुझे बायोअवेलेबिलिटी वैसे ही मिल गई, राइट? अब कौन से केस में जो प्लाज्मा लेवल्स कितने होने वाले हैं वो डिसोल्यूशन डिपेंडेंट होगा? ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर कोई तो वो बहुत सारी जो क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन तो ये जो टाइप ए बी, लेवल ए बी, लेवल सी, लेवल डी, ये 4 जो टाइप्स हैं आईवीआईवीसी के, उसके बेसिस पे निकल जाना है क्वेश्चन। इसके अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब कौन से केसेस में डिसोल्यूशन से मैं प्लाज्मा लेवल्स प्रेडिक्ट कर सकता हूं? कौन से केसेस में व्हेन डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन? जब डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग होगा तो इन दैट केस डिसोल्यूशन विल डिसाइड कि प्लाज्मा लेवल्स क्या होने वाले हैं, है ना? अब डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग कब होता है? व्हेन डिसोल्यूशन इज स्लो, ठीक है? एंड डिसोल्यूशन इज स्लो, लाइक आपकी जो मॉडिफाइड रिलीज प्रिपरेशन है वहां पे आप इंटेंशनली डिसोल्यूशन को स्लो कर सकते हो, तो वहां पे आईवीआरबीसी का बहुत यूज है। हालांकि इमीडिएट रिलीज प्रिपरेशन में क्लास 2 जैसे हमारी आ जाती है, वहां पे भी आईवीआरबीसी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आईवीआरबीसी अभी हमने बहुत एक्सटेंसिवली वहां पे यूज नहीं किया है। आईवीआरबीसी हम ज्यादातर यूज करते हैं एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन, मॉडिफाइड रिलीज प्रिपरेशन में, जहां पे आप इंटेंशनली डिसोल्यूशन को स्लो डाउन कर देते हैं। तो वहां पे तो ऐसे केसेस में तो डिसोल्यूशन ही डिसाइड करता है कि प्लाज्मा में ड्रग किस रेट से पहुंचने वाली है और प्लाज्मा में लेवल्स क्या होने वाले हैं। तो आईवीआईवीसी हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ सच प्रिपरेशंस व्हेन वेयर डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, एंड जनरली इट इज इन द केस ऑफ मॉडिफाइड रिलीज, और ऑल्सो इन द इमीडिएट रिलीज प्रिपरेशन में कुछ लिमिटेड, जहां पे जैसे हमने क्लास 2 देखा है, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले इतना क्लियर है? अब हमने करना क्या है? देखो, हमने क्या करना है, हमें ये शो करना है कि मुझे मुझे देखो, अल्टीमेटली मेरा एम है कि मैं प्लाज्मा लेवल्स प्रेडिक्ट करूं
मैं प्लाज्मा लेवल्स प्रेडिक्ट करूंगा फ्रॉम डिसोल्यूशन डेटा, ठीक है। और डिसोल्यूशन से जब मैंने प्लाज्मा लेवल्स प्रेडिक्ट कर लिए, वहां से बायोअवेलेबिलिटी तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे प्लाज्मा लेवल्स मिल गए फिर तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल मिल गई और वहां से एयूसी मिल गई, ठीक है। फिर तो बायोअवेलेबिलिटी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो सिर्फ इतनी थी कि प्लाज्मा लेवल्स को एक्चुअली प्लॉट करना, पेशेंट को देके प्लाज्मा लेवल्स निकाल के, वो डिफिकल्ट है। अगर मैं मैथमेटिकली प्लाज्मा लेवल्स प्रेडिक्ट कर लूं फिर तो बहुत इजी हो गया काम। और मैथमेटिकली प्लाज्मा लेवल्स मैं कहां से प्रेडिक्ट करूंगा? मैंने डिसोल्यूशन डेटा से प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। क्यों? और डिसोल्यूशन से मैं कब प्रेडिक्ट करूंगा प्लाज्मा लेवल्स? जब डिसोल्यूशन डिसाइड करेगा कि प्लाज्मा में क्या लेवल्स होने वाले हैं। डिसोल्यूशन कब डिसाइड करता है? व्हेन इज द डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर अब्जॉर्प्शन इन स्लो रिलीजिंग प्रिपरेशन, एक्सटेंडेड प्रिपरेशन, जहां पे धीरे धीरे करके ड्रग डिसॉल्व होती है, जहां पे आप इंटेंशनली डिसोल्यूशन को स्लो डाउन कर देते हो ताकि प्रोलॉन्ग्ड एक्शन हमें मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। आपने ये कह दिया कि डिसोल्यूशन से मैं प्लाज्मा लेवल्स प्रेडिक्ट कर लूंगा और प्लाज्मा लेवल से मैं बायोअवेलेबिलिटी प्रेडिक्ट कर लूंगा, मेरा काम इजी हो गया। लेकिन इन विवो डिसोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। इन विवो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? आपने टैबलेट ली, आपके जीआईटी में है, वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो रही है। देखो, प्लाज्मा के लेवल्स निकालना तो बहुत इजी है कि आपको ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। इन विवो डिसोल्यूशन तो नहीं आप निकाल सकते। इन विवो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? आप जीआईटी फ्लूइड के सैंपल लोगे और उसको मेजर करोगे, है ना। अब ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं है, कैसे लोगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। जीआईटी के सैंपल थोड़ी विड्रॉ कर लोगे आप अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर। दैट मींस इन विवो डिसोल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इन विट्रो तो है। लेकिन इन विट्रो डिसोल्यूशन तो है पॉसिबल। तो अगर आप ये प्रूफ कर दो कि मेरे जो इन विट्रो डिसोल्यूशन है वो इन विवो डिसोल्यूशन से बिल्कुल मिलती जुलती है, फिर हम इन विट्रो डिसोल्यूशन डेटा से पूरी की पूरी बेब स्टडीज कंडक्ट कर सकते हैं। तो जो IVIVC है, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, वहां पे हम ये प्रूफ करते हैं कि मेरी फॉर्मुलेशन की जो इन विट्रो डिसोल्यूशन है वो इन विवो डिसोल्यूशन से मैच करती है। और जब मैं ये एस्टैब्लिश कर दूं कि हाँ जी मेरी जो फॉर्मुलेशन है उसमें इन विट्रो एंड इन विवो डिसोल्यूशन में देयर इज अ कोरिलेशन, एंड दैट केस मैं इन विट्रो डिसोल्यूशन के बेसिस पे ही बेब स्टडीज का पूरा जो बायोइक्विवेलेंस है वो सारा ड्रॉ कर सकता हूं, राइट। तो IVIVC में हम कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने का। मैंने कोई फॉर्मुलेशन बनाई, मैं उस फॉर्मुलेशन का पहले ये कोरिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा कि हाँ जी इस फॉर्मुलेशन का मैं इन विवो डेटा निकाल सकता हूं इन विट्रो डिसोल्यूशन से, ठीक है। तो वो कोरिलेशन मुझे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने के काफी सारे मेथड्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, है ना। आपकी क्लैरिटी अभी और होगी आगे जब हम लेवल ए डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन लेवल ए ही है। अब लेवल ए हम देखते हैं क्या है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। इस ये जो आपको दिख रही है स्लाइड, क्वेश्चन इसी में से निकल जाने हैं, लेकिन मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर इसके ऊपर हम दोबारा आते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर ही आना है, ठीक है। पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ कि IVIVC लेवल ए में हम करते क्या है। देखो, इसमें दो अप्रोचेस हैं, एक होती है डीकॉन्वोल्यूशन अप्रोच और एक होती है कॉन्वोल्यूशन अप्रोच। हम डीकॉन्वोल्यूशन समझते हैं पहले, फिर कॉन्वोल्यूशन के ऊपर आएंगे। अब डीकॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है आउटपुट से इनपुट निकालना। आउटपुट मतलब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल, एंड इनपुट मतलब इन विवो डिसोल्यूशन, ठीक है। इन विवो, नॉट इन विट्रो। अब हम डीकॉन्वोल्यूशन में क्या करेंगे इस ग्राफ से हम समझते हैं, फिर हम पिछली स्लाइड्स के ऊपर आते हैं। सी, हम क्या करेंगे, हम थोड़े से सब्जेक्ट्स लेंगे एंड उनको
अपनी फॉर्मुलेशन देंगे। देखो कुछ सब्जेक्ट्स तो आपको यहाँ पे भी इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आईवीसी में ह्यूमन इन्वॉल्व ही नहीं होते सब्जेक्ट्स, लेकिन उतने ज्यादा एंड उतने एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व नहीं होते जितना वेब स्टडीज में होते हैं। वहां पे तो आपको क्रॉस एवर एंड ऑल सब कुछ करना पड़ता है। तो हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लेंगे, उनको मैं अपनी फॉर्मुलेशन दूंगा, फिर उनके प्लाज्मा सैंपल्स विड्रॉ करूंगा, तो मेरे पास ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल आ गई। ये तो मुझे प्रैक्टिकली मिल गई, दिस इज द आउटपुट। अब मैं डीकॉन्वोल्यूशन, अब डीकॉन्वोल्यूशन करने के ये दो तरीके हैं, मॉडल डिपेंडेंट अप्रोच एंड मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। मॉडल डिपेंडेंट में हमारे पास वैगनर नेल्सन मेथड है, लू रिगलमैन मेथड है, और मॉडल इंडिपेंडेंट में न्यूमेरिकल डीकॉन्वोल्यूशन है। नाम याद रख लो, कैसे करते हैं आपके अभी सिलेबस से बाहर की बात है, ठीक है। तो जैसे जैसे करके आजकल तो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, मैं प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल फिट करता हूं, वो आपको इनपुट में उसको कन्वर्ट कर देता है। इनपुट मतलब एक स्टेप बैक चला जाएगा। बैक जाने का मतलब क्या है, वो मुझे फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अब्सॉर्ब्ड वर्सेस टाइम दे देगा। देखो उसने मुझे बेसिकली क्या दे दिया, इन वीवो अब्सॉर्प्शन डेटा दे दिया मुझे उसने, नॉट इन विट्रो, इन वीवो। इन वीवो अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने टैबलेट बॉडी में लिया था वो किस रेट से अब्सॉर्ब हो रहा था बॉडी में, तो मुझे उसने इन वीवो अब्सॉर्प्शन डेटा दे दिया, ठीक है। तो आउटपुट को मैंने इनपुट से एक स्टेप पीछे चला गया, राइट। तो ये मैंने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, राइट। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ड्रग की इन विट्रो डिसोल्यूशन करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने इन विट्रो डिसोल्यूशन करी, वही आपने डिसोल्यूशन पढ़ा ही, आपको पता ही है। मैंने इन विट्रो डिसोल्यूशन करी और मैंने फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड वर्सेस टाइम देखा, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया, राइट। अब अगर आप इस ग्राफ को, और ये जो ये वाला ग्राफ है, जस्ट सेकेंड ग्राफ, हाँ ये वाला ग्राफ है, और इस वाले ग्राफ को देखो, ये आपको सिमिलर से लग रहे हैं। अगर ये दोनों ग्राफ सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या है, अगर ये सुपर इम्पोजेबल है ना, एग्जैक्टली तो नहीं होंगे लेकिन काफी हद तक ये सुपर इम्पोजेबल है। यहाँ अगर इन दोनों को मैं, जैसे दिस इज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड वर्सेस टाइम, एंड ये वाला जो बी है दिस इज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अब्सॉर्ब्ड वर्सेस टाइम। तो अगर मैं डिसॉल्व्ड वर्सेस अब्सॉर्ब्ड ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, अगर मैं परसेंटेज ड्रग डिसॉल्व्ड वर्सेस ड्रग अब्सॉर्ब्ड ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पे ना गलत लिख दिया, 1 इज परसेंटेज अब्सॉर्ब्ड। अगर मैं ये दोनों ग्राफ प्लॉट करूं, अगर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, दैट मींस कि डिसोल्यूशन और अब्सॉर्प्शन में कोरिलेशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया था, मेरे पास एक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम डेटा आया था जो मैंने एक्चुअल में डिटरमिन किया था। मैंने पेशेंट को टैबलेट्स दी थी, फिर मैंने वो प्लाज्मा लेवल स्टडी करे, मेरे पास ये जो ग्राफ ए है वो आ गया था। फिर मेरे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोचेस हैं, मैं उस ग्राफ से एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा, मैं फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अब्सॉर्ब्ड वर्सेस टाइम निकालूंगा, यानी कि इन वीवो अब्सॉर्प्शन मैंने निकाल लिया, ठीक है, कि एक्चुअल में ये हुआ होगा कि इस रेट से अब्सॉर्प्शन हुई होगी, तब जाके ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल आनी थी। तो मैंने वो निकाल लिया, इन वीवो अब्सॉर्प्शन, राइट। अब हम ये पूरी की पूरी जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम एक चीज बार बार कह रहे हैं कि IVIVC बेस्ड बायोवेवर सिर्फ तब मिलते हैं व्हेन डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर अब्सॉर्प्शन, when dissolution is the rate limiting step for absorption, not the permeation. तो मेरे पास इन वीवो अब्सॉर्प्शन का ग्राफ है। अगर इन वीवो अब्सॉर्प्शन डिपेंडेंट होगी डिसोल्यूशन के ऊपर, in only that cases you will get bioweaver based upon IVIVC. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन विट्रो डिसोल्यूशन मैंने कंडक्ट करा और मैंने वो ग्राफ निकाल लिया। अगर तो दोनों ग्राफ मिसमैच है, अगर तो दोनों ग्राफ मिसमैच हैं, दैट मींस कि आपका जो इन डिसोल्यूशन है दैट इज नॉट द रेट लिमिटिंग स्टेप। अगर आपका इन विट्रो डिसोल्यूशन का जो ग्राफ है वो इन वीवो अब्सॉर्प्शन के ग्राफ से मैच करता है, यानी कि इन वीवो परमिएशन के ग्राफ से मैच करता है, दैट मींस कि परमिएशन नहीं है मेन रेट लिमिटिंग स्टेप,
मतलब डिसोल्यूशन है डिसाइडिंग फैक्टर। तो उससे हमें ये पता चल गया कि मुझे इन विट्रो डिसोल्यूशन से प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल प्रेडिक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं लेवल ए कोरिलेशन, जहां पे आपने इन विट्रो डिसोल्यूशन और इन विवो अब्जॉर्प्शन में कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया है। अभी सिर्फ आपने कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया है, उसके बाद आप फिर एक्चुअल में देखोगे कि बायोअवेलेबिलिटी कितनी निकलने वाली है, राइट। सो आपने जो लेवल ए कोरिलेशन है, जो लेवल ए कोरिलेशन है, इट्स अ लीनियर कोरिलेशन एंड सुपर इम्पोजेबल इन विट्रो इन विवो इनपुट कर्व्स। मैंने आपको कहा था कि दोनों कर्व्स अगर सुपर इम्पोजेबल हैं तब हम कहते हैं लेवल कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। एंड इट्स अ पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन। आप 1 घंटा इन विट्रो डिसोल्यूशन का टाइम पॉइंट को 1 घंटा इन विवो अब्जॉर्प्शन के पॉइंट से कंपेयर करोगे। सो इट्स अ पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन। 1 घंटा इन विट्रो, 1 घंटा इन विवो, 2 आवर्स इन विट्रो, 2 आवर्स इन विवो। इट्स अ पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन। ऐसा कोई भी है नहीं और जो हम बाकी देखेंगे। और क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, आप कर्व्स को सुपर इंपोज करके देख रहे हो कि क्या सुपर इंपोज हो रही है, सुपर इंपोज हो रही है, दैट मींस वेल एंड गुड। और आप सारे डिसोल्यूशन इन प्लाज्मा प्रोफाइल्स जो डेटा है, सारा डेटा पॉइंट्स है, उनको यूज करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो जितना आपके पास डेटा है वो सारे डेटा सेट्स को आपने यूज किया है, एंड दिस इज द रीजन कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरिलेशन। अगर इसमें कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो गया इन विट्रो एंड इन विवो का, फिर इसके बेसिस पे बायोवेवर क्लेम करना बहुत इजी हो जाता है, राइट। सो IVIVC लेवल ए सस्टेन्ड के अलावा, सस्टेन्ड में तो है ही यूज, इसके अलावा BCS क्लास 1 एंड BCS क्लास 2। BCS क्लास 2 में इसलिए क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, और क्लास 1 में तब व्हेन डिसोल्यूशन इज स्लोअर देन अब्जॉर्प्शन। मैंने कहा था कि IVIVC के लिए जो एक प्री कंडीशन है कि डिसोल्यूशन शुड बी रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर अब्जॉर्प्शन, वो कहां पे होगा? या तो सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन में, स्लो रिलीजिंग प्रिपरेशन में, या आपके क्लास 2 में, या क्लास 1 वेयर डिसोल्यूशन इज द स्लोअर देन अब्जॉर्प्शन। तो ये 3 केसेस हैं। अब ये है डीकॉन्वोल्यूशन अप्रोच। सेकंड है कॉन्वोल्यूशन अप्रोच। डीकॉन्वोल्यूशन समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? और जो पेपर में जीपार्ट में 2 बार क्वेश्चन आया था, उसमें लेवल ए के ऊपर बस यही क्वेश्चन आया था कि इनमें विच ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग विच IVIVC कोरिलेशन फॉलोज द सुपर इम्पोजेबल पैटर्न, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। वो लेवल ए में सुपर इम्पोजेबल हम चीज चेक करते हैं, हाईएस्ट कौन सा है? लेवल ए, राइट। तो जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई वही क्वेश्चन उसी में से निकलने वाले हैं। और डीकॉन्वोल्यूशन कॉन्वोल्यूशन के बेसिस पे सिर्फ इतना पूछेंगे कि ये अप्रोच किस में यूज होते हैं, डीकॉन्वोल्यूशन एंड कॉन्वोल्यूशन अप्रोचेस कहाँ पे यूज होते हैं, सिर्फ लेवल ए में यूज होती है ना। जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये आपको पूछने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। अब है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन इज इनपुट टू आउटपुट। जैसे डीकॉन्वोल्यूशन में आपने आउटपुट से इनपुट निकाला था, कॉन्वोल्यूशन में आप इनपुट से आउटपुट निकालेंगे। इट्स अ सिंगल स्टेप अप्रोच। इसमें बड़ा सिंपल सा है, सॉरी, इसमें आप क्या करोगे? आपके पास इन विट्रो डिसोल्यूशन प्रोफाइल है, फिर यूजिंग द सिमिलर मेथड्स एंड सिमिलर सॉफ्टवेयर्स आप उससे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल प्रिडिक्ट करोगे। ठीक है, मेरे पास इन विट्रो डिसोल्यूशन, ये तो मैं लैब में ही कर लेता हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन विट्रो डिसोल्यूशन में। इससे मैं क्या करूंगा? प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल प्रिडिक्ट करूंगा। राइट, प्रिडिक्ट कर ली मैंने। मेरे पास सपोज एक ऐसी एक प्रोफाइल आ गई। फिर मैंने क्या किया? मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए, उनको अपनी टैबलेट दी, फिर मैंने एक्चुअली जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल आनी थी वो मैंने देखी। ठीक है, फिर जो एक्चुअल प्रोफाइल है, सपोज एक्चुअल वाली प्रोफाइल भी ऐसे ही आई है। जस्ट चलो इधर ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज जो एक्चुअल वाली प्रोफाइल थी वो भी ऐसे ही आई है। अब दोनों की प्रोफाइल सेम मैच कर रही है ना? दोनों की प्रोफाइल सेम मैच कर रही है, दोनों सुपर इम्पोजेबल है। ये जो एक्चुअल में आई दिस वन, एंड जो मैंने प्रिडिक्ट करी थी। इसका मतलब क्या हुआ?
अगर दोनों सुपर इम्पोज कर रही हैं, दोनों मैच कर रही हैं, दैट मीन्स कि मैं इन विट्रो डिसोल्यूशन से प्लाज्मा प्रोफाइल प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं प्लाज्मा प्रोफाइल प्रिडिक्ट कर सकता हूँ देन तो बायोअवेलेबिलिटी हम कंपेयर कर ही लेंगे दोनों की, राइट। सो दिस इज कॉन्वोल्यूशन अप्रोच। तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? कॉन्सेप्ट इज सिंपल कि मुझे ये प्रूफ करना है कि जो इन विट्रो डिसोल्यूशन है उससे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं प्लाज्मा लेवल्स, और अगर मैं प्लाज्मा लेवल्स प्रिडिक्ट कर सकता हूं तो फिर मैं बायोअवेलेबिलिटी भी निकाल सकता हूं, राइट। और अगर मैंने बायोअवेलेबिलिटी निकाल दी ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो डिसोल्यूशन प्रोफाइल, उसके बाद मैं मेरी बायोअवेलेबिलिटी, मेरी फॉर्मुलेशन की बायोअवेलेबिलिटी और जो रेफरेंस प्रोडक्ट है उसकी बायोअवेलेबिलिटी देख लूंगा, अगर मैच कर रही है तो मुझे बायोवेवर मिल जाएगा। तो बायोवेवर लेने के लिए आपको बायो अवेलेबिलिटी तो मेजर करनी ही पड़ेगी, दोनों की, मेरी बायो अवेलेबिलिटी और जो रेफरेंस प्रोडक्ट है उसकी बायो अवेलेबिलिटी मुझे मेजर करनी ही पड़ेगी। लेकिन बायो अवेलेबिलिटी निकालने का जो मेथड है वो मैंने चेंज कर दिया। रादर देन कि मैं पूरी पॉपुलेशन एम्प्लॉय करके बेब स्टडीज कंडक्ट करता, मैंने क्या किया, मैंने इन विट्रो डिसोल्यूशन से बायो अवेलेबिलिटी प्रेडिक्ट करी। आईवीआईवीसी हमें ये बताता है कि कौन से केसेस में मैं इन विट्रो डिसोल्यूशन को यूज कर सकता हूं बायोअवेलेबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए, राइट। तो जो आईवीआईवीसी है वो अपने आप में बायोवेवर इंश्योर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह दिया कि हाँ जी लेवल ए कोरिलेशन मिल गया, बायोअवेलेबिलिटी डन हो गई। लेवल ए कोरिलेशन फर्स्ट स्टेप है, आईवीआईवीसी एक फर्स्ट स्टेप है कि हाँ जी आप इन विट्रो डिसोल्यूशन को यूज कर सकते हो टू प्रिडिक्ट बायोअवेलेबिलिटी। उसके बाद बायोअवेलेबिलिटी तो कंपेयर करनी ही पड़ेगी आपको अपनी फॉर्मुलेशन की विद द रेफरेंस प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप है कि क्या आप इन विट्रो डिसोल्यूशन यूज कर भी सकते हो उस पर्पस के लिए या नहीं, राइट। मेरा पॉइंट समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। सो लेवल ए कोरिलेशन या पूरा आईवीआईवीसी जस्ट एक फर्स्ट स्टेप है कि क्या आप यूज कर सकते हो इस मेथड को प्रिडिक्ट करने के लिए बायोअवेलेबिलिटी या नहीं। पहले आप सिर्फ कोरिलेशन एस्टैब्लिश करोगे और ये एक तरीके से आप प्रिडिक्ट आप ये शो करोगे कि हाँ जी मैं आईवीआईवीसी के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकता हूं, एंड देन फिर आप कंपेयर करोगे बायोअवेलेबिलिटी। सो दिस इज लेवल ए कोरिलेशन, राइट। सर इसमें हम इन विट्रो सर, लेकिन इसमें रेफरेंस मटेरियल कहाँ से आया? रेफरेंस मटेरियल तो मेरे पास इसमें नहीं है, रेफरेंस मटेरियल तो मेरे पास पहले ही है। जो इनोवेटर है, जो सपोज मैंने तो जेनरिक फॉर्मुलेशन निकालनी है, तो जेनरिक फॉर्मुलेशन के केस में मैं बेब स्टडीज में क्या करता था, मैं एक टेस्ट प्रोडक्ट लेता, सॉरी एक रेफरेंस लेता था, मेरे पास उसका बायोअवेलेबिलिटी का डेटा होता था, है ना, मैं उसके साथ कंपेयर करता था। या उसमें तो मैं क्या करता था, एक ग्रुप को वो दूसरे वाली प्रिपरेशन दे देता था और एक ग्रुप को मैं अपने वाली प्रिपरेशन दे देता था। तो उसका तो बायोअवेलेबिलिटी डेटा मेरे पास है ही है ना। तो मैंने एंड में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने के बाद मैं अपनी फॉर्मुलेशन की बायोअवेलेबिलिटी निकालूंगा, और फिर जो ऑलरेडी लिटरेचर में मेरे पास बायोअवेलेबिलिटी का डेटा है ऑफ द स्टैंडर्ड, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा। वो तो लास्ट वाली स्टेज है, आफ्टर आईवीआईवीसी कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद आप कंपेयर करोगे। ओके सर। अब लेवल बी बहुत ही कम यूजफुल हैं। लेवल बी कोरिलेशन, देखो ये सारे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो लेवल बी कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, लेवल बी कोरिलेशन एमआरटी के ऊपर बेस्ड है। स्टैटिस्टिकल मूवमेंट मतलब नॉन कंपार्टमेंटल मॉडलिंग के केस में हम इसको यूज करते हैं। अब नॉन कंपार्टमेंटल मॉडलिंग में एक प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे आपको एक सिंगल डेटा मिल जाता है। जैसे कहा कि जैसे उसने कह दिया कि एमआरटी इतनी है, ठीक है। अब एमआरटी की तो एक सिंगल वैल्यू है ना, या एमडीटी आपको दे दिया, उसकी भी एक सिंगल वैल्यू है। तो आप एक सिंगल वैल्यू से सिंगल वैल्यू कंपेयर कर रहे हो। बेसिकली आपने, कहने का मतलब क्या है कि आपने लेवल बी कोरिलेशन में क्या करना है, आप एमआरटी कंपेयर कर रहे हो, है ना। एक जस्ट ए सेकेंड, एक मैं कॉल अटेंड करूं, जस्ट ए सेकेंड, सॉरी।
ओके, सो लेवल बी कोरिलेशन हम नहीं यूज करते क्योंकि आप एक सिंगल चीज को कंपेयर कर रहे हो। आपने क्या किया, एमडीटी इन विट्रो, एमडीटी इन वीवो। अब मीन रिजोल्यूशन टाइम इन विट्रो निकाल लिया कि रिजोल्यूशन में इतना टाइम लग रहा है एवरेज, ठीक है, उसको आपने कंपेयर करना है एमडीटी इन वीवो से। अब दोनों सिंगल पॉइंट्स हैं, अब क्योंकि वो सिंगल पॉइंट का सिंगल पॉइंट के साथ कंपैरिजन है तो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, है ना। वहां पे तो लेवल ए में तो आप कितने टाइम इंटरवल्स देख रहे थे, आप 1 आवर में कितनी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, 2 में कितनी है, 3 में कितनी है, पूरा एक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल को कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, तो लेवल बी कोरिलेशन का रेगुलेटरी में कोई यूज नहीं है, तो लेवल बी हम नहीं यूज करते। लेवल सी कुछ हद तक हम यूज करते हैं, लेकिन लेवल सी से एक ऊपर एक आते हैं मल्टीपल लेवल सी, वो हम ज्यादा यूज करते हैं। अब लेवल सी में क्या है, लेवल सी में हम 1 डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट इज कंपेयर टू 1 मीन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। अब हालांकि ये भी एक वीक कोरिलेशन है, इसमें भी हम सिंगल पॉइंट एस्टिमेशन ही करते हैं और बायोवेवर सिर्फ इसके बेसिस पे आपको नहीं मिल सकता, लेकिन लेवल बी से थोड़ा ज्यादा बेटर माने जाते हैं क्योंकि लेवल बी में तो आप एमडीटी वगैरह की स्टडी करते थे, नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग के केस में आप उसको यूज करते थे। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप ड्रग डिसॉल्व्ड और एयूसी जैसे पैरामीटर्स को देखते हो। यानी कि आपने देखो क्या किया, आपने परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड इन 45 मिनट्स को रखा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और एयूसी मतलब के साथ उसका प्लॉट किया। एयूसी मतलब एयूसी अप टू 45%, AUC up to that particular point, 45 मिनट वाला पॉइंट कितना है, तो वो मैंने ए फॉर्मुलेशन के केस में, बी एंड सी के केस में निकाल लिया और फिर देखा कि कैसा ग्राफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कंपेयर तो सिर्फ एक ही चीज को कर रहा हूँ, मैंने 45 मिनट्स वाला पॉइंट चूज कर लिया है, तो मैंने टाइम इंटरवल एक ही चूज करना है, दिस इज के 45 मिनट्स में इतने % ड्रग डिसॉल्व होती है, ठीक है, उसको मैं एयूसी के साथ कंपेयर करूंगा। पहले कम डोज वाली फॉर्मुलेशन में उसके साथ देखूंगा कि क्या रिलेशन आ रहा है, फिर थोड़ी सी ज्यादा डोज वाली फॉर्मुलेशन बनाऊंगा, फिर और ज्यादा डोज वाली फॉर्मुलेशन बनाऊंगा। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है दैट मींस कि कोरिलेशन है ना, दैट मींस कि एयूसी वैसे ही इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप ड्रग इंक्रीज करते जा रहे हो, तो मतलब कोरिलेशन दोनों में आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन आपने पॉइंट तो फिर भी एक ही चूज करा है, परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड, है ना, इन 45 मिनट्स, तो आपने एक टाइम को फिक्स कर दिया कि 45 मिनट्स वाला पॉइंट ही मुझे लेना है। तो लेवल सी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल लेवल से यूज कर सकते हैं। सो रादर देन कि मैं ये करूं कि मैं परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड इन 45 मिनट्स मेजर करूं, मैं क्या करूं, मैं परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड इन 45 मिनट्स का भी ग्राफ बना लूंगा, मैं परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड इन 1 आवर का भी ग्राफ बना लेता हूं, मैं परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड इन 1.5 घंटा भी बना लेता हूं, तो मैं अलग अलग टाइम इंटरवल का ग्राफ बना लेता हूँ। यहां मैं क्या करता हूं, मैं टाइम टेकन बाय द ड्रग टू डिसॉल्व 50%, टाइम टेकन बाय द ड्रग टू डिसॉल्व 60%, टाइम टेकन बाय ड्रग टू डिसॉल्व 70%, ऐसे अलग अलग ग्राफ्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेंज ले ली, वो 0 to 100% वाली रेंज नहीं है जैसे कि लेवल ए में थी। लेवल ए में तो आप पूरे के पूरी प्रोफाइल को बना रहे थे, मल्टीपल लेवल सी में आपने थोड़ी सी प्रोफाइल, जैसे मैंने कहा कि 50 से 70% ले लो, या आपकी मर्जी है 40 से 80% का एरिया स्टडी कर लो, तो उसको कहते हैं मल्टीपल लेवल सी। तो लेवल ए से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो जीपैट में इसका क्वेश्चन भी आ गया था एक बार कि द यूजफुल वेरिएबल फ्रॉम इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट डेटा फॉर IVIVC इंक्लूड्स व्हाट, क्या पैरामीटर हो सकते हैं IVIVC एस्टैब्लिश करने के। अब इसमें बड़ा सिंपल है, देखो सैंपलिंग इंटरवल, सैंपलिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड, T50 to T63.2। अब ये मल्टीपल लेवल सी के पॉइंट ऑफ व्यू था। जैसे मैंने आपको कहा टाइम टेकन बाय द ड्रग टू डिसॉल्व 50% ले लो, टाइम टेकन बाय ड्रग टू डिसॉल्व 60% निकालो, 70% निकालो, तो एक रेंज चूज कर लो और उस रेंज में इन विट्रो और इन वीवो को कंपेयर कर लो, तो वो है मल्टीपल लेवल सी। ठीक है, मैं एक बार, जो लेवल डी है वो तो यूज होता ही नहीं है, वो तो स्टैटिस्टिक रैंक ऑर्डर एंड क्वालिटेटिव पर्पस के लिए यूज होता है, तो फार्मा में तो हम लेवल डी को यूज करते नहीं है, तो इसको तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपको ए, बी एंड सी के बारे में एक बार ब्रीफली बता रहा हूँ। ए में आप पूरी की पूरी प्लाज्मा प्रोफाइल स्टडी करते हो, इसीलिए उसको पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन एंड सुपर इम्पोजेबल मेथड कहते हैं। आप पूरा 100% कर्व को स्टडी कर रहे हो। अब वो 100% कर्व को आप
कैसे स्टडी कर रहे हो, चाहे वो कॉन्वोल्यूशन अप्रोच से कर लो जिसमें आप प्लाज्मा प्रोफाइल को प्रोडिक्ट करते हो इन विट्रो रेजोल्यूशन से और फिर कंपेयर कर रहे हो रियल टाइम प्लाज्मा प्रोफाइल से, या आप डीकॉन्वोल्यूशन अप्रोच यूज करते हो जहां पे आप प्लाज्मा प्रोफाइल जो एक्चुअल में आती है उससे आप इन वीवो प्रिडिक्ट करते हो, इन वीवो डिसोल्यूशन को प्रिडिक्ट करते हो और एक्चुअल में इन विट्रो डिसोल्यूशन फिर करते हो, फिर दोनों को कंपेयर करते हो। तो लेवल ए में तो सबसे अच्छा है, इट्स मोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड रिकमेंडेड। लेवल बी में आप एक चीज को, आप डिसोल्यूशन टाइम इन विट्रो इन वीवो एक ही पॉइंट चूज करोगे, है ना, इसीलिए क्योंकि एक ही आप चीज को कंपेयर कर रहे हो और आपको पता है कि अगर आपको एक ट्रेंड चाहिए होता है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो चाहिए, तो लेवल बी हम नहीं यूज करते। लेवल सी में आप एक टाइम पॉइंट फिक्स कर लेते हो, जैसे हमने फिक्स कर लिया कि मुझे 50% अब्जॉर्प्शन वाला टाइम पॉइंट स्टडी करना है, फिर मैं अलग अलग फॉर्मुलेशन के केस में मैं टाइम टेकन बाय द ड्रग टू डिसॉल्व 50% स्टडी कर लूंगा और अकॉर्डिंगली फिर कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने के ट्राई करूंगा। तो इसमें थोड़ा सा हमने इंप्रूव किया है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व है वो मैंने फिक्स कर लिया। तो अगर इससे और इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं एक रेंज, रादर देन पूरी के पूरा 100% कर्व को स्टडी करूं मैं एक रेंज चूज कर लेता हूं कि मैं 40 to 80% स्टडी करना चाह रहा हूं कि 40% ड्रग डिसॉल्व होने में कितना टाइम चाहिए, उस वाले को स्टडी कर लूं अलग अलग फॉर्मुलेशन के केस में, फिर 50% के केस में, 60 के केस में, 70 के केस में, 80 के केस में। तो मेरे पास 3-4 तरह के डेटा सेट्स आ जाएंगे और अगर हर एक के केस में सिमिलर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, दैट मींस के कोरिलेशन मैं एस्टैब्लिश कर सकता हूं, राइट। सो दिस इज लेवल मल्टीपल लेवल सी, जो लेवल ए के बाद सेकंड नंबर के ऊपर आता है, राइट। लेकिन क्वेश्चन आपको अगर आएंगे तो क्वेश्चन, अच्छा एक बार क्वेश्चन आया था विच IVIVC मेथड इज बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी, कौन सा है, लेवल बी, ठीक है। सो लेवल ए के क्वेश्चन, लेवल बी जो आपको स्लाइड्स दिखाई हैं यही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके लेवल के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज IVIVC एंड कुछ जो जनरल कॉन्सेंट्रेशंस हैं कि कितने आपने सब्जेक्ट्स लेने हैं, कैसे आप स्टडी करते हो, वो यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन इसके नहीं बनेंगे, क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ IVIVC लेवल्स के ऊपर बनेंगे। कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज IVIVC इज डन।